तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग में कल कोई ये कह रहा था कि वो स्ट्रेस वगैरह समझा दीजिएगा, है ना। समवन इज आस्किंग, कौन कह रहा था बियरिंग स्ट्रेस के बारे में? कोई क्वेरी आई थी किसी की? बियरिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, इन सबको थोड़ा समझा दीजिए। सब इवनिंग में बात चल रही थी कल। तो कौन थे वो, नाम बताइए। गोयल जी थे। उत्कर्ष गोयल। उत्कर्ष गोयल क्या प्रेजेंट है आज कि नहीं? है सर। अभी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बियरिंग स्ट्रेस को, और उसको हल्का सा टच देता हूँ केवल, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बियरिंग जब पढ़ेंगे। तो लेट मान लेते हैं कि मैं इसको जरा फुल कर देता हूँ पहले, है ना। लेट आई एम डूइंग इट फुल। यहाँ पे देखिए, कोई खाली स्लाइड लेते हैं। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं हल्की सी। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बियरिंग स्ट्रेस को ही ले लेता हूँ, है ना। अब वो बच्चा नहीं है उत्कर्ष गोयल, तो उसको आप थोड़ा सा बता देना। सर आ गया सर। आ गया? आ गया? यस सर। दैट्स वेलकम। थैंक यू। बियरिंग स्ट्रेस के बारे में आप ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी, ये मान लीजिए शाफ्ट है, ठीक है। ओके सर। ये शाफ्ट है, और मान लीजिए कि ये शाफ्ट सपोज कहीं रखा हुआ है, फिलहाल मान लेते हैं ग्राउंड पे ही रखा हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो जब उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। यस सर। मान लीजिए कि ये फोर्स आया, सपोज E इज द फोर्स, ठीक है। तो अब ये फोर्स कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है? व्हाट इज द एरिया फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड? सर एक क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई हो रहा है। क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई हो रहा है ना। यस सर, जो रॉड का क्रॉस सेक्शन है उस पे। बिल्कुल, तो क्रॉस सेक्शन ये हो गया, दिस इज द क्रॉस Yes, sir. सेक्शन। मैंने मार दिया इसको, बीच में से एक सेक्शन कर दिया, सो Yes, दिस इज sir. क्रॉस सेक्शन, है ना। तो इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना हो जाएगा? मान लीजिए कितना एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया? शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। नो, देखो पाई आर स्क्वायर तो जब होगा जब आपका शाफ्ट ऐसे रखा हो ग्राउंड पे वर्टिकली, है ना। मान Yes, लो sir. आपका फोर्स ऐसे आ रहा है वर्टिकल, फोर्स तो यहाँ भी वर्टिकल है, यहाँ पे शाफ्ट हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और यहाँ पे शाफ्ट आपका वर्टिकली रखा हुआ है, ठीक है। तो जब सर डायमीटर इनटू लेंथ। यस यस, नाउ यू आर राइट, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इस पर्टिकुलर केस में एरिया हो जाएगा लेंथ ऑफ द शाफ्ट इनटू डायमीटर। is the length of the shaft and d is the diameter। तो यहाँ पे LD जो है वो एक तरह का प्रोजेक्टेड एरिया है, यस सर। है ना, प्रोजेक्टेड एरिया। अच्छा, यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है वो एक्चुअल एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया है, दोनों सेम ही है यहाँ पे, है ना। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। यस सर, यहाँ एक्चुअल एरिया और यहाँ डिफरेंस है। तो जब हम प्रोजेक्टेड एरिया पे वर्क करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो Yes, एक sir. तरह से हम उसको कहते हैं बियरिंग एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया और बियरिंग एरिया एक ही चीज मान लीजिए। यस सर। तो फोर्स की वजह से ये एक्सटर्नल फोर्स है, आपके पास एक एरिया है LD, तो इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? बियरिंग प्रेशर।
ठीक है, कई ऑथर इसको बियरिंग प्रेशर बोल देते हैं, कई ऑथर इसको बियरिंग स्ट्रेस बोल देते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स आपका हो गया P और एरिया आपका हो गया LD। जो सर मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस में मेनली डिफरेंस ये है हाँ, कि बियरिंग स्ट्रेस में हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस में ओरिजिनल एरिया लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो डिफरेंस है। इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से डेवलप होता है। देखो अभी आपका एक्सटर्नल फोर्स P है, यस सर। ठीक है, फोर्स की वजह से यहां पर भी प्रेशर डेवलप हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। सर। हाँ, और तो प्रेशर एक तरह से यदि एक्शन है तो स्ट्रेस उसका रिएक्शन है ना। यस सर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो इसका रिएक्शन पार्ट है ना, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये बियरिंग प्रेशर एक तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। नहीं सर, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर इसमें बियरिंग स्ट्रेस बोल दिया तो सर स्ट्रेस तो इंटरनल कंपोनेंट होता है ना सर? हाँ, जनरली होता है, लेकिन ये ऑथर टू ऑथर थोड़ी हमारी टर्मिनोलॉजी भी वेरी करती है। तो बियरिंग प्रेशर और बियरिंग स्ट्रेस ये दोनों एक ही टर्म पार्ट है, मतलब एक तरह से इनको सिनोनिम्स मान लीजिए फिलहाल आप। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है, वैसे जो मतलब स्ट्रेस की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में तो यही आता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बियरिंग स्ट्रेस को और बियरिंग प्रेशर को एक ही चीज मान रहे हैं इस अच्छा पर्टिकुलर केस, ठीक है। ओके सर। तो ये थोड़ी सी मेरी बात हो गई कंप्रेसिव पे। और यदि हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फिर वो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टेंसाइल एंड बिल्कुल सर। कंप्रेसिव आर द इंटरनल रेजिस्टेंस और वो एक्सटर्नल है। तो सर ये सिंगल शेयर और डबल शेयर का कंसेप्ट में जैसे सर हम लोग यूज करते हैं नट एंड बोल्ट असेंबली, हाँ, तो सर वहां पे भी बियरिंग स्ट्रेस आता है? देखो मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, आपने नट और उसकी बात की है। ये मान लीजिए दूसरी प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों को मान लीजिए मैंने किसी बोल्ट से या रिवेट से यस सर। ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। यस सर, सिंगल और शेयर आएगा सर यहाँ पे। और मान लीजिए मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। यस अब सर। देखो फोर्स की डायरेक्शन एरिया के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, कांटेक्ट एरिया के तो सर कांटेक्ट एरिया के पैरेलल है, परपेंडिकुलर। पैरेलल है। और यहाँ यस पर सर। कांटेक्ट एरिया के क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर है तो फिर वो शेयर नहीं है। और यहाँ पर जब फोर्स पैरेलल होता है उस डायरेक्शन के, फोर्स की डायरेक्शन, तब उसको हम तो क्या कहते हैं, शेयर फिनोमेना शेयर। कहते यस सर। हैं, है ना। अब शेयर में फिर दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, सिंगल शेयर, डबल शेयर। अब ये जो अच्छा। एग्जांपल है वो सिंगल शेयर का है। डबल शेयर का यस सर। एग्जांपल देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सर इसमें प्लेट लेनी पड़ेगी, डबल प्लेट लग जाएंगे सर, उसमें 3 प्लेट होंगी मेनली। 3 प्लेट लग जाएंगी, है ना। सर इसका बट सर होगा, जो सिंगल शेयर में सर ये यहाँ पे सर बियरिंग स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं सर बियर स्ट्रेस में मैंने पढ़ा था इसमें एक्चुअली सर, यही चीज हाँ। सर मेरी समझ में नहीं आ रही थी सर। अच्छा, जो आपने जहाँ पढ़ा है ना वो किस कंटेस्ट में पढ़ा है, तो वो मुझे आप वो कर दीजिए, ठीक व्हाट्सएप है कर सर। दीजिए मुझे, है ना, उस पेज का व्हाट्सएप ठीक कर है सर। दीजिए जहाँ पे ये टर्म आया होगा, है ना। तो ओके मैं सर। ये समझ जाऊंगा कि आप किस कंटेस्ट में क्या जानना चाह रहे हैं, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन, है ना। ओके सर। तो मुझे कर दीजिएगा, चलिए। ठीक है सर। ओके, तो थैंक अब यू मैं सर। ये क्लियर करता हूँ बोर्ड को, मैं स्टॉप शेयर कर दे रहा हूँ फिलहाल, है ना। या स्टॉप शेयर क्यों करूँ, है ना, वापस ही आ रहा हूँ, पीपीटी ही खुली हुई है। तो मैं जरा सा अभी कोर्स आउटलाइन पे बात करूंगा पहले 5 मिनट। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहली हमारी यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, है ना। क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डेफिनेशन, यूज ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनेशन, 3 वर्ड हैं, in the description of a mechanical system, use of these 3 things in the description of a mechanical system, है ना, to work its function with maximum economy and efficiency, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन कहो या मैकेनिकल डिजाइन कहो, है ना, या सिर्फ मशीन डिजाइन कहो, ये सब एक ही तरह से ट्रीट होंगे फिलहाल। व्हाट इज मशीन डिजाइन, सेम डेफिनेशन, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, सेम डेफिनेशन, ठीक है। तो दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड। डिजाइन कंसीडरेशंस,
डिजाइन कंसीडरेशन में इसको भी दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नंबर एक हमने पढ़ा एस्थेटिक कंसीडरेशन, एस्थेटिक कंसीडरेशन है ना। मैंने हल्का सा आइडिया दिया है कि एस्थेटिक क्या होता है ना। जब किस मार्केट में कोई 2 या 3 प्रोडक्ट सेम कॉस्ट के हों, तीनों प्रोडक्ट 3 कंपनी बना रही हैं, तीनों प्रोडक्ट सेम कॉस्ट के हों, है ना, उनकी सारी सब चीजें सेम हो, तो फिर कस्टमर किसे अपील करता है? जो एस्थेटिकली अपीलिंग होता है उसकी आईज को, है ना। उसमें कलर वेरिएंट आ जाते हैं, है ना, शेप ऑफ द बॉडी आ जाता है, बहुत सारे फीचर्स एस्थेटिक कंसीडरेशन के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी हमने डिजाइन के अंदर पढ़ा है। तो डिजाइन कंसीडरेशन में ही आता है एस्थेटिक कंसीडरेशन, और आपका एक और आता है अर्गोनॉमिक कंसीडरेशन। मैं थोड़ा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरली आइडिया होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या बाकी है। तो अर्गोनॉमिक कंसीडरेशन में भी मैंने आपको आइडिया दिया था, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द मशीन, है ना। ऑपरेटर जो है वो मशीन के साथ प्रॉपरली वर्क कर सके। जैसे कि मान लीजिए 4 व्हीलर में ड्राइवर सीट होती है ना। तो ड्राइवर को कितने घंटे रनिंग करनी पड़ती है ना। ड्राइवर्स की आप वर्किंग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली उनका जो एवरेज आता है लगभग मैं समझता हूँ 14 घंटे ड्राइविंग करते हैं 14 आवर्स में, है ना। जिनका काम ही ड्राइविंग का है, वो उनकी जो ड्राइविंग आवर्स होते हैं वो करीबन 14 आवर्स होते हैं। तो समझिए ड्राइवर सीट पर उसे 14 आवर्स बैठना होता है। और ड्राइवर सीट का, अब हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ड्राइवर सीट को डिजाइन कर रहे हैं 4 व्हीलर में, ऑटोमोबाइल में, तो उसमें अब अर्गोनॉमिक्स का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ड्राइवर का जो भी बैकबोन है ना, या ड्राइवर की जो भी एनाटॉमी है, ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी है ना, साइट, तो वो सारे जो फीचर्स हैं वो हम डिजाइन के अंदर जब इंक्लूड कर देते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? अर्गोनॉमिक कंसीडरेशन कहते हैं। तो अर्गोनॉमिक कंसीडरेशन कई जगह बहुत यूजफुल हो जाते हैं, जैसे मैंने ड्राइवर सीट का एग्जांपल दिया, है ना। और आपके जो किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं वहां पर भी अर्गोनॉमिक कंसीडरेशन काफी यूजफुल होते हैं। बॉयलर की प्रेशर गेजेस वगैरह पर, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। और इसकी सिविल वर्क में, रियल एस्टेट वगैरह में, घरों की बिल्डिंग की डिजाइन में, वहां पर भी अर्गोनॉमिक कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिजाइन कंसीडरेशन के अंदर आ गया। अच्छा, ये तो एक पार्ट हुआ डिजाइन कंसीडरेशन का। डिजाइन कंसीडरेशन के और भी पार्ट होते हैं, वो जनरली आते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन में भी हमने डिस्कस किया कि कभी कभी कोई ऐसा मटेरियल नहीं लेना है जिसकी वेल्डिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, है ना, कास्टिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, है ना। यदि फोर्जिंग करनी है तो फोर्जेबल है कि नहीं है ना। कास्टिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग, है ना, रोलिंग, एक्सट्रूजन, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। तो इनके भी अपने अलग अलग कंसीडरेशन होते हैं, सबके अलग अलग कंसीडरेशन। तो वो भी सब चीजें डिजाइन कंसीडरेशन के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको, ये ब्रॉड टॉपिक है, इसके अंदर एस्थेटिक, अर्गोनॉमिक्स, है ना, कास्टिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरेशन, ये सारी चीजें दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ स्टैंडर्ड्स इन डिजाइन, स्टैंडर्ड्स इन डिजाइन। तो स्टैंडर्ड्स के बारे में जैसे कि आप कहें, मान लीजिए हम बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं, बोल्ट्स बनाते हैं बहुत से, तो उनमें क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो उससे क्या है? वैरायटी ऑफ द मटेरियल रिड्यूस हो जाती है मार्केट में। तो स्टैंडर्डाइज के लिए हमारे पास कई तरह के कोड बने हुए हैं, है ना, कई तरह के हमारे पास कोड्स बने हुए हैं। तो कुछ कोड्स तो डील करते हैं मटेरियल्स को, है ना, कुछ कोड्स डील करते हैं मटेरियल्स को। यदि हमें मटेरियल सिलेक्शन करना होगा, देन वी विल रेफर दोज कोड्स व्हिच आर मेड फॉर मटेरियल्स, है ना। कभी कभी वैसी प्रोसेस करनी पड़ती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग, है ना, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। उसके अलग कोड्स होते हैं, हीट ट्रीटमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं, है ना। मटेरियल जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है तो उसको पैक करते हैं, असेंबली करते हैं, पैकिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, पैकेजिंग।
पैकेजिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। मटेरियल को वेयर हाउस वगैरह में स्टोर करना है, स्टोरिंग के भी सब, हर प्रोसेस के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो डिजाइन इंजीनियर एज पर जब डिजाइन करता है तो इन सब चीजों को थोड़ा रेफर करना जरूरी है कि हमारी चीजें उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। तो मेनली 3 तरह के स्टैंडर्ड हैं। एक होते हैं कंपनी स्टैंडर्ड, है ना। अब इन सभी स्टैंडर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं कंपनी स्टैंडर्ड और एक होते हैं नेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड, और एक होते हैं लास्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहां से मान लो जैसे नेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो नेशनल स्टैंडर्ड में हमारे पास एक कौन सा कोड हम लोग यूज करते हैं, BIS। BIS का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड। ISI मार्क का जो आप देखते हैं कहीं पे प्रोडक्टों पे लगा रहता है, ISI मार्क का, है ना। तो दैट इज डिजाइंड एज पर दी BIS स्टैंडर्ड। फिर इस BIS के अंदर भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, जैसे कि BIS 2817, है ना, BIS 3804, सबके अपने अलग अलग नंबर हैं। अब वो हर नंबर किसी अलग चीज से रिलेटेड है, जैसे पता लगा ये मटेरियल से रिलेटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ये पार्ट से रिलेटेड है, ये हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो BIS एक बड़ा स्टैंडर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे आपको सब स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के। तो दैट इज नेशनल। अब इसी तरह से मान लो हम किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पर जैसे जर्मनी है, तो जर्मनी में एक उनका अपना नेशनल कोड होता है, दैट इज नोन एज DIN। उनके कोड का नाम है DIN, जर्मनी का नेशनल कोड है। तो हर कंट्री का अपना एक अलग नेशनल कोड होता है, जैसे इंडिया का BIS है, ISI है। अब कुछ कोड्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सली मान्य होते हैं, है ना, जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001, है ना। फिर इसके बाद इसका 14001, है ना। इससे रिवाइज होते रहते हैं इनके जो भी स्टैंडर्ड्स। तो इन ये तीन और कंपनी स्टैंडर्ड्स मींस व्हिच आर स्पेसिफिक, व्हिच आर फॉलोड इन द कंपनी ओनली, है ना। किसी पर्टिकुलर कंपनी में ही जो स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं उसको हम कंपनी स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के अपनी कोई पॉलिसीज है, कोई अपने स्टैंडर्ड है, तो वो कंपनी स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा, राइट। मान लीजिए GLA यूनिवर्सिटी है, GLA यूनिवर्सिटी के कोई अपने बायलॉज हैं, तो वो कंपनी स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा। और जो बायलॉज पूरे नेशन में फॉलो हो रहे हों वो नेशनल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज हो रहे हों वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। और फिर ये तीनों इन डिफरेंट चीजों पे रिलेट हो सकते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर रिलेट हो सकता है, कोई हीट ट्रीटमेंट पे हो सकता है, कोई पैकेजिंग पे हो सकता है, कोई क्वालिटी पे हो सकता है, कोई इंस्पेक्शन पे हो सकता है ना। इंस्पेक्शन कैसे करना है, कितना टॉलरेंस अलाउड है, कितना फिट्स अलाउड है ना, कितना ओवेलिटी अलाउड है, तो उसमें सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद ही आप क्वालिटी के, जैसे क्वालिटी कंट्रोल वाला बंदा है तो वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड उसको रट जाते हैं देखते देखते काम। जब वो इंडस्ट्री में काम करता है तो बड़ा उसको मतलब उसको याद हो जाती हैं चीजें और उनको इफेक्टिवली यूज कर पाता है। ठीक है, तो ये मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया स्टैंडर्ड्स इन डिजाइन पर। बाकी बुक्स में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, थ्योरेटिकल है पूरा, है ना। किसी ऐसे स्टैंडर्ड को याद करने की जरूरत नहीं है कि 28-17 इसमें होता है, 3804 इसमें होता है, ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप जनरल याद रखिए कि अलग अलग चीजों के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं और 3 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपनी स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इतना ही काफी है। ठीक है, अब आते हैं मटेरियल सिलेक्शन। तो मटेरियल सिलेक्शन को हम कल की क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल किया है मटेरियल सिलेक्शन पे, और कौन सी मेथड से हमने वो न्यूमेरिकल किया था, मेथड का नाम क्या था, कोई भी बताइए, कौन सी मेथड से हमने किया था मटेरियल सिलेक्शन? वेटेज पॉइंट मेथड। वेटेज पॉइंट मेथड से, है ना, वेटेज पॉइंट मेथड से हमने किया था। तो दिस पार्ट वी हैव आल्सो कंप्लीटेड, है ना। इसके बाद आते हैं मॉडर्न डिजाइन अप्रोचेस। तो मॉडर्न डिजाइन अप्रोचेस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं
इसकी इंक हटा देता हूँ फिलहाल। तो इसमें हम जैसे कहें तो मॉडर्न डिजाइन अप्रोचेस है ना, मॉडर्न डिजाइन अप्रोचेस। तो मैंने आपसे हल्का सा डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते थे तो वो विदाउट ड्राइंग होते थे, है ना, कोई उनकी ड्राइंग नहीं बनती थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, बुलक कार्ट वगैरह का हो गया, है ना, फ्लो हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, आपकी जो ड्राइंग बोर्ड्स हो गई। तो पहले विदाउट ड्राइंग प्रोडक्ट्स बनते थे, है ना। तो उस समय की जो डिजाइन अप्रोच थी वो विदाउट ड्राइंग थी, है ना। धीरे धीरे इनमें इम्प्रूव होता गया, है ना, ड्राइंग बनने लग गई, है ना, डिजाइन बाय ड्राइंग आ गया, ऐसे इम्प्रूव होता गया। डिजाइन बाय ड्राइंग के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और डिजाइन डिपार्टमेंट के बीच में हमेशा वो दोनों इंजीनियर क्या रहते हैं, ऑड पे रहते हैं, है ना। तो डिजाइन इंजीनियर जब कोई डिजाइन भेजता है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर उस पर कमेंट लिखता है, उसको फिर वापस कर देता है, ये फिर उसको भेज देता है, फिर वो वापस कर देता है। तो लॉट ऑफ टाइम खराब होता था, है ना। तो हमारी ट्रेडिशनल कौन सी अप्रोच थी, सिक्वेंशियल अप्रोच थी। वो हमारी क्या थी, सिक्वेंशियल अप्रोच। तो सिक्वेंशियल अप्रोच में हम क्या करते थे, सबसे पहले मार्केटिंग से नीड लेते थे, मार्केटिंग से डिजाइन डिपार्टमेंट पे आ गया, डिजाइन ने डिजाइन बनाई, मैन्युफैक्चरिंग पे चला गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने उसको फिनिश किया, फिनिश करने के बाद वो कहाँ चला गया, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में आ गया, है ना। पैकेजिंग डिपार्टमेंट के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन पे चला गया, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में वो डीलर्स पे आ गया, और डीलर्स के बाद प्रोडक्ट कहाँ पहुंच गया, कस्टमर पे पहुंच गया। तो यही तो चेन होती है हर कंपनी की, लगभग, है ना। हो सकता है इसमें से बीच में कोई लिंक होता हो ना होता हो, है ना। एक ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, तो किसी कंपनी में बीच में लिंक नहीं है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर हो सकता है, या मैन्युफैक्चरर टू डीलर हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर सिक्वेंशियल अप्रोच थी, है ना। सिक्वेंशियल अप्रोच के बाद एक और अप्रोच आई जिसका हमने नाम दिया था साइमल्टेनियस अप्रोच। साइमल्टेनियस अप्रोच, साइमल्टेनियस अप्रोच में क्या होता था, सारे डिपार्टमेंट्स मतलब डिजाइन इंजीनियर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे के साथ मिलकर एक टीम बन जाती थी, डिजाइन टीम। और उस डिजाइन टीम में एक बंदा रहता था प्रोडक्शन का यानी मैन्युफैक्चरिंग का, एक बंदा मार्केटिंग का, फील्ड पर्सनल जिसको कहते थे, एक बंदा सेफ्टी का, रिलायबिलिटी का, है ना, सेफ्टी रिलायबिलिटी का, और एक बंदा अर्गोनॉमिक्स का, है ना, अर्गोनॉमिक्स का, और ये सबको मिला के एस्थेटिक वाला। तो ये हमारा क्या होता था, साइमल्टेनियस अप्रोच। तो इस अप्रोच में क्या क्या फायदा था कि हमारा जो आइडल टाइम है, जो वेस्टेज ऑफ द टाइम था सिक्वेंशियल प्रोसेस में, वो टाइम इसमें रिड्यूस हो गया, और टाइम वेस्टेज टाइम रिड्यूस हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये साइमल्टेनियस अप्रोच हमारी इस तरह से डिजाइन, जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न डिजाइन अप्रोचेस। तो पहले डिजाइन विदाउट ड्राइंग, डिजाइन विद ड्राइंग, देन सिक्वेंशियल अप्रोच, देन साइमल्टेनियस अप्रोच। इस तरह से हमने इसको किया। अब इसमें एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ लास्ट, दो वर्ड होते हैं। एक होता है, कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एनालिसिस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन सिंथेसिस। डिजाइन सिंथेसिस, इनमें फर्क समझना है। तो ये भी टॉपिक एक तरह से इसी के अंदर है, मॉडर्न डिजाइन अप्रोच के अंदर। तो हमने अभी आपको कई सारी प्रोसेस बताई, तो उसमें लास्ट 2 प्रोसेस थी, एक तो सिक्वेंशियल वाली थी और एक प्रोसेस थी साइमल्टेनियस वाली। साइमल्टेनियस वाली प्रोसेस थी, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि डिजाइन एनालिसिस में और डिजाइन सिंथेसिस में क्या फर्क है। तो देखिए, डिजाइन एनालिसिस का मतलब है कि ये एक तरह से सिक्वेंशियल प्रोसेस का पार्ट है। तो सिक्वेंशियल प्रोसेस में क्या होता था, भाई डिजाइन इंजीनियर आया, उसने कोई नीड ली,
नीड लेने के बाद उसने क्या किया, कोई ना कोई मैकेनिज्म अज्यूम कर ली, है ना। डिजाइन प्रोसेस में क्या होता है, मैकेनिज्म अज्यूम कर ली उसने, मैकेनिज्म अज्यूम कर ली कि मैं इस मैकेनिज्म से काम करूंगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें 3 मैकेनिज्म थी, है ना, तो तीनों में से एक सेलेक्ट किया था। तो जो सेलेक्ट करते हैं वो सिंथेसिस का पार्ट है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, है ना। सेलेक्ट वन फ्रॉम many alternatives or the alternatives available, or the alternatives available। तो देखो दोनों में क्या फर्क है। डिजाइन सिंथेसिस में यदि आपके पास 3 मैकेनिज्म अवेलेबल है तो डिजाइन इंजीनियर उन तीनों में से ऑप्टिमाइजेशन करेगा, डिसीजन मेकिंग के लिए ऑप्टिमाइजेशन करेगा और फिर उन तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो तीनों में से बस किसी एक को अज्यूम कर ले रहा है विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड। तो डिजाइन एनालिसिस मतलब थोड़ा सा अनइफेक्टिव चीज है और डिजाइन सिंथेसिस थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव चीज है, ये ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें अज्यूम मैकेनिज्म होता था, उसके बाद क्या करता था, अज्यूम मटेरियल, है ना, कौन सा मटेरियल यूज करना है उसको भी अज्यूम कर रहा है ये। और यहाँ पर क्या करता था, सेलेक्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, है ना, और वाई डिफरेंट मेथड्स। जैसे अभी कल हमने मटेरियल सिलेक्शन की एक मेथड करी, वेटेज पॉइंट मेथड। तो यहाँ पर डिजाइन सिंथेसिस का पार्ट है वो, है ना। यदि आप सेलेक्ट मटेरियल कर रहे हैं बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, है ना, सेलेक्ट मटेरियल फ्रॉम अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, जो भी आपके पास लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स है उसमें से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर डिजाइन इंजीनियर क्या कर रहा है, सीधे अज्यूम कर रहा है। तो जब वो अज्यूम करेगा और वो चीज जब प्रोडक्शन में जाएगी और प्रोडक्शन में उसका अजम्पशन वहां पे काम नहीं कर रहा है कि भाई ये तो वेल्ड ही नहीं हो सकता ये मटेरियल, तो फिर ये दिक्कत वाला काम, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि डिजाइन सिंथेसिस साइमल्टेनियस प्रोसेस का पार्ट है, आपके पास प्रोडक्शन के इनपुट आ चुके हैं, आने के बाद में आपने मटेरियल भी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड, मैथमेटिकल बैकग्राउंड बेस्ड, है ना, ये बेस पर सेलेक्ट किया है। नंबर 3, यहाँ पर फिर से अजम्पशन होता है, अज्यूम मोड ऑफ फेल्योर, है ना। फेलियर थ्योरीज होती हैं, आपने पढ़ा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी है, कभी मटेरियल बेंडिंग में फेल हो रहा है, कभी किसी में फेल हो रहा है। तो यहाँ पर डिजाइन इंजीनियर ज्यादा दिमाग नहीं मार रहा है, वो अज्यूम मोड ऑफ फेलियर, है ना, एक जनरल सा सोच के कि ये अज्यूम मोड ऑफ फेलियर अज्यूम कर लिया। और यहाँ पर फेलियर ऑफ मोड जो कैलकुलेट हो रहा है उसके पीछे कुछ अगेन मैथमेटिकल बैकग्राउंड है ना। तो सेलेक्ट थ्योरीज ऑफ फेलियर, कई सारी थ्योरीज फेलियर करेगा, फिर उनमें से कहेगा कि ये थ्योरी ज्यादा सुटेबल लगेगी। तो सेलेक्ट थ्योरी ऑफ फेलियर। तो मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है आपसे और लोग इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजाइन एनालिसिस और डिजाइन सिंथेसिस में क्या फर्क है। तो सीधा सीधा आप ये जान लीजिए, डिजाइन एनालिसिस मतलब हर चीज अज्यूम हो रही है, मैकेनिज्म अज्यूम हो रही है, मटेरियल अज्यूम हो रहा है, मोड ऑफ फेलियर अज्यूम हो रहा है। और डिजाइन सिंथेसिस में हर चीज मैथमेटिकली बैकग्राउंड पे ऑप्टिमाइज हो रही है ना, मैकेनिज्म ऑप्टिमाइज हो रही है, मटेरियल ऑप्टिमाइज हो रहा है, मटेरियल सिलेक्शन, और आपकी थ्योरी ऑफ फेलियर भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड पे डिसाइड हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द समवॉट डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एनालिसिस एंड डिजाइन सिंथेसिस। तो ये मैंने आपको मॉडर्न डिजाइन अप्रोच भी बता दिया। तो कुल मिलाकर ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, मैं जरा इंक हटा देता हूँ इसके पहले। ये जो हमारा मॉडर्न डिजाइन अप्रोच हमने बता दिया आपको, तो ये जो हमारा अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम कितना टाइम अभी हमारे पास बाकी है, अभी तो हमारे पास है 20 मिनट, है ना, 20 मिनट, 24 मिनट, हाँ 20 मिनट हमारे पास है। तो इस 20 मिनट्स में फिर हम एक दो भी न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, सिंपल सिंपल से रिवीजन टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल ये शुरू कर देंगे डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड, है ना, स्टैटिक लोड, और उसके बाद डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड, है ना, ये 2 टॉपिक और हैं इस यूनिट में। तो स्टैटिक लोड, आप स्टैटिक लोड क्या होता है, देखो लोड मतलब क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। फोर्स की 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है
और दूसरी उसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है ना। एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है फोर्स का। और ये स्टैटिक लोड की बात हो रही है। स्टैटिक मतलब एक तरह से कांस्टेंट, है ना। तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, ना उसकी डायरेक्शन बदल रही हो, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक लोड कहेंगे। तो स्टैटिक लोड इज ए लोड, या स्टैटिक लोड इज ए फोर्स whose direction and magnitude does not change with respect to time, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक वाई एक्सिस ले लूं, एक एक्स एक्सिस ले लूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और मान लीजिए इधर मैं टाइम ले लूं कि टाइम है मेरा, है ना। टाइम बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 0 टू, सपोज मैंने 10 सेकंड तक के लिए किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड्स या 10 मिनट जो भी है। और इधर मेरा फोर्स है, फोर्स की वैल्यूज हैं, लेट दिस इज 100 न्यूटन, दिस इज 200 न्यूटन, 500 न्यूटन, लाइक दैट। कोई स्केल है। और मान लीजिए कि मेरे फोर्स की वैल्यू 500 न्यूटन है ना। और ये 500 न्यूटन बिल्कुल कांस्टेंट, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो इस तरह के लोड को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक लोड कहेंगे। ठीक है। स्टैटिक लोड का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। तो जैसे कि अभी हम बियरिंग पर फोर्स लगा रहे थे, जैसे कि ये शाफ्ट था, शाफ्ट में मान लो हम ऊपर से फोर्स लगा रहे थे, फोर्स की वैल्यू 50 किलो न्यूटन है। तो ये 50 तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब आप कह सकते हैं टुवर्ड्स साउथ, है ना, टुवर्ड्स साउथ इसकी डायरेक्शन। तो यदि ये इसका ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, ना इसकी डायरेक्शन बदल रही हो, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑन विच द शाफ्ट इज ऑपरेटिंग, तब इस लोड को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक लोड कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब आते हैं डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। तो बिल्कुल जस्ट उल्टा है ना। फ्लक्चुएटिंग लोड का यदि आप ग्राफ देखना चाहते हैं, तो फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए बहुत ही आसान है, तो जस्ट स्टैटिक लोड का उल्टा है। मैं इसको जरा दोबारा से आपको बताता हूँ, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग लोड की। फ्लक्चुएटिंग लोड ये बहुत खतरनाक लोड होता है ना, फ्लक्चुएटिंग लोड। इसमें क्या होता है, वाई एक्सिस पे वही आएगा, आपका फोर्स आएगा। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। ठीक है। वही 0 से लेके मान लो जो भी स्केल है ना, 100 200 500 मान लो, इस तरह से है। अब जो लोड है उसका मैग्नीट्यूड, अभी मैंने जैसे लिया था मैग्नीट्यूड 50 लिया था, और डायरेक्शन मैंने मान लो साउथ ले ली थी, टुवर्ड साउथ, है ना। तो ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ रही थी। अब फ्लक्चुएटिंग लोड के केस में क्या होगा, कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है ना, कभी 50 है, कभी 40 है, कभी 20 हो गया, है ना। डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है, कभी साउथ में एक्ट कर रहा है, कभी नॉर्थ में एक्ट कर रहा है, कभी ईस्ट में एक्ट कर रहा है, कभी वेस्ट में एक्ट कर रहा है, कभी नॉर्थ वेस्ट में कर रहा है, कभी साउथ ईस्ट में कर रहा है, लाइक दैट, है ना। सो मेनी डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड इज आल्सो नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। तो उस तरह के फोर्स लोड को हम क्या कहेंगे, फ्लक्चुएटिंग लोड कहेंगे। सो फ्लक्चुएटिंग लोड इज ए फोर्स whose direction and magnitude changes with respect to time or does not constant with respect to time. Fluctuating load is a force whose direction and magnitude are not constant with respect to time. Time factor involved है। तो अब यहाँ पे जैसे फ्लक्चुएटिंग लोड का जो ग्राफ है वो जनरली ऐसे आता है ना, कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं। तो देखो ये एक तरह का साइन कॉस ग्राफ आ गया एक तरह से ना, साइन कर्व कुछ इसी तरह से चलता है। तो फ्लक्चुएटिंग लोड के ग्राफ ऐसे ही मिलेंगे आपको, इस तरह से घूमते हुए मिलेंगे। तो अब इसमें यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए, तो ये इस तरह से चलता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है फोर्स की, 200। यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, 500 से भी ज्यादा हो गई, है ना। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू हो गई, है ना, 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 5 के आसपास हो गई। तो कभी 200, कभी 500, कभी 5, है ना। इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखें अलग है, यहाँ पे डायरेक्शन देखें अलग है, एवरीवेयर। सो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नॉट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उस तरह के लोड को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड कहते हैं।
तो फ्लक्चुएटिंग लोड के, हाँ बोलिए। सर जो यूवीएल होता है वो किस टाइप का लोड होता है? यूडीएल है ना, यूवीएल वेरिंग लोड। यूबीएल या यूडीएल? यूबीएल। सर हाँ देखो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। हाँ हाँ, वो स्टैटिक लोड ही है ना। जैसे कि मान लीजिए शाफ्ट है, शाफ्ट पे हम जनरली क्या क्या दिखाते हैं, कभी कभी पॉइंट लोड शो करते हैं ना, 10 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन का, इस तरह से हम लोग पॉइंट लोड शो करते हैं। तो अब इनकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड साउथ है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो 10 ही है, हम 10 को 11 थोड़ी करते हैं, ये 20 है तो 20 है, जब भी हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाते हैं तो हम नहीं चेंज करते हैं। तो इस तरह के ये सभी लोड्स क्या हैं, स्टैटिक लोड है ना। अब आते हो यूडीएल, यूडीएल आप कुछ इस तरह से दिखाते हैं, है ना, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, मान लीजिए इसकी लेंथ 6 मीटर है, तो आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम में 5 6 से आप क्या कर देते हैं, 30 इसके सेंट्रॉइड पे आप दिखा देते हैं, तो 30 किलो न्यूटन इस तरह से दिखाते हैं। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी कंसीडर करते हैं आप, 30। इसका डायरेक्शन क्या कंसीडर कर रहे हैं, टुवर्ड साउथ, तो ये भी स्टैटिक लोड है। तो यूडीएल भी एक तरह से स्टैटिक लोड ही है ना, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी भी तो कांस्टेंट है, इट्स इंटेंसिटी डज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सर जो अब यूवीएल है, यूवीएल, हाँ बोलो। सर जो यूवीएल है हाँ, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब 10 है, फिर 20, फिर 30। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो सेम रहता है ना। देखो जैसे ये 5 मीटर लेंथ है, और मैंने जैसे ट्रेपेजॉइडल का एग्जाम लिया था, ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी 5 थी, यहाँ पे इंटेंसिटी 25 थी, हमने यही क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब मैं शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट ले लेता हूँ। लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, मान लीजिए, या 3 ही ले लो। तो यहाँ इंटेंसिटी 5 है, यहाँ इंटेंसिटी 25 है, तो यहाँ पे कितनी होगी, 5 और 25 का एवरेज कर दो, कितना हो गया, 15 है ना। 5 और 25 का एवरेज मान लो, लगभग यहाँ 15 होगी। यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो हो सकता है यहाँ 10 हो, यहाँ पे बात करूं हो सकता है यहाँ 20 हो। तो इस तरह से मेरे पास 5 पॉइंट है ना, ए बी सी, और इसको ले लेते हैं डी पॉइंट, और इसको ले लेते हैं ई पॉइंट। ठीक है, अब आप अपना टाइम चालू करिए। ठीक है, अभी घड़ी शुरू हुई आपकी, तो ए पॉइंट की स्टडी करिए। ए पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है, 5। अब घड़ी का 1 मिनट बीत गया, तो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी में कोई बदलाव आया क्या? नो सर। तो फिर ए पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, जो लोड है, वो स्टैटिक लोड है, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मेरी बात समझ में आए? आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट बदल दे रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इंटेंसिटी बदल रही है। आप ये कोशिश करिए कि उसी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और उसी पॉइंट पर डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब उसको फ्लक्चुएटिंग लोड कहेंगे। यदि चेंज आ रहा हो तो, और चेंज नहीं आ रहा है तो फिर वो कैसा लोड है, स्टैटिक लोड है। तो ये सारे के सारे लोड अभी किस कैटेगरी में कंसीडर होंगे, स्टैटिक कैटेगरी में ही। हाँ, स्टैटिक में ही कंसीडर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सर फ्लक्चुएटिंग लोड यूज कहाँ पे होता है सर? बहुत यूज होते हैं, हम तो पढ़ेंगे अभी। ये डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड हमारे कोर्स में है ना। जहां पर भी रोटेशन आ जाती है, जैसे देखो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है ना, अब यहां से फोर्स आया, फोर्स आने से शाफ्ट की क्या होती है, बेंडिंग होती है ना। तो बेंडिंग कौन से पॉइंट की हो रही है, अभी मान लो ए पॉइंट यहां पर है, जब शाफ्ट रोटेट होता है होगा तो ए पॉइंट की लोकेशन चेंज हो जाएगी, ए पॉइंट की जगह पे कोई और पॉइंट आ जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, तो फ्लक्चुएटिंग लोड के बहुत सारे एग्जांपल हैं दैट वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप, जब हम अभी इस पे आएंगे फ्लक्चुएटिंग लोड पर। अभी हम जनरल डेफिनेशन बता रहे हैं आपको, है ना, फिर हम इसको साइक्लिक स्ट्रेस, फटीग, ये सब के अंदर जाएंगे, बहुत डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे एग्जांपल्स लेकर। सर रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? रेलवे ट्रैक्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड के एग्जांपल्स हो सकते हैं ना रेलवे? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। स्प्रिंग्स यूज होती हैं, हेलिकल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, ये फ्लक्चुएटिंग लोड के एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना। हम करेंगे, स्टडी करेंगे उसको। तो आज की क्लास में मैं यदि समराइज करूं तो कुछ नहीं किया हमने, जस्ट वी हैव डन, है ना, सिलेबस को हमने हल्का सा टच कर लिया है कि हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका है,
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अब इन यूनिटों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। जो मेन समझाने वाला पार्ट था वो इंट्रोडक्शन में ज्यादा रहता है। अब तो सीधा एक न्यूमेरिकल उठाना है, थोड़ी सी थ्योरी बतानी है और उसको सॉल्व करना है, तो आपको ये सब आराम से समझ में आता चला जाएगा। मोड्स ऑफ फेल्योर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थ्योरीज ऑफ फेल्योर, है ना। तो बस मुझे थ्योरीज ऑफ फेल्योर को नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, है ना। 5 तरह की थ्योरीज होती हैं, तो मैं 5 तरह की थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि आप पढ़ चुके हैं सॉम में इसको, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मशीन डिजाइन में, तो इसको पढ़ेंगे और इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल से हम डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे किसी बीम की या किसी शाफ्ट की, मतलब किसी मैकेनिकल कंपोनेंट पे उस न्यूमेरिकल को करेंगे और उस न्यूमेरिकल में इन 5 थ्योरीज को लगाएंगे, है ना। और हर थ्योरी से हमको क्या आंसर मिल रहा है फिर उनकी एक एनालिसिस करेंगे कि कौन सी थ्योरी हमें किस वक्त कौन सा अच्छे रिजल्ट देगी, कौन सी थ्योरी डक्टाइल मटेरियल पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, कौन सी थ्योरी ब्रिटल मटेरियल पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। तो एक हमको समझ आएगी कि हमें किस वक्त कौन सी थ्योरीज ऑफ फेल्योर सेलेक्ट करनी चाहिए और डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फिर उस पर्टिकुलर थ्योरी को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिजाइन में यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी कोई भी थ्योरी लगा दी, आपको ये चेक करना, एक समझ आनी चाहिए कि विच थ्योरी गिव्स गुड रिजल्ट्स इन विच सिचुएशन। तो नेक्स्ट क्लास में इसी पर डिस्कशन डिटेल में होगा। सर नोट्स और दीजिए सर हमें। हैं? हाँ, नोट्स आप नोट नहीं करते हैं क्या बोर्ड पे जो भी लिखा जाता है? सर वो तो कर लेते हैं सर, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से। अच्छा अच्छा, चलो वो भी हम दे देंगे, पीपीटी भेज देंगे आपके पास, है ना। यस सर। वो भी करेंगे। वैसे आप नोट किया करो और रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, क्योंकि नोट करने से ना आप सब साथ के साथ नोट करते हैं तो आपको वो चीजें रिमेम्बर हो जाती हैं, लर्निंग जल्दी बढ़ जाती है उसमें, है ना। आप एक कॉपी और पेन अपने पास रखा करिए और जो भी सर बता रहे हैं उसको अपने शब्दों में अपने बातों में नोट कर लिया करिए। मैं भेजूंगा वैसे आपके पास नोट्स, है ना, आई विल सेंड। तो अभी कितना टाइम है हमारे पास? टाइम हो गया सर। 12 मिनट अभी है हमारे 10 मिनट सर। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पुराना सा है, उसको आपको अपने आप सॉल्व करके बताना है ना। आप कर पाएंगे तो मैं उस न्यूमेरिकल्स को आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए इस न्यूमेरिकल को देखिए, दिखाई दे रहा है, ए माइल्ड स्टील रॉड, है ना। सब लोग पढ़िए और इसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है और कितने लोग कर सकते हैं बताइए। बहुत ही इजी टाइप का है। तो इसमें माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 12 मिलीमीटर डायमीटर, है ना। कितने लोग कर सकते हैं जरा बताइए। पढ़ने में भी समय लगेगा, है ना, जब तक मैं कुछ चीजें गिवन लिख देता हूँ, है ना। गिवन डायमीटर इज 12 मिलीमीटर, गेज लेंथ 60 mm, है ना। टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन आप लोगों ने देखा होगा ना, कैसे बनता है ना। ऐसे तो बनता है टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन। तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं हम? गेज लेंथ कहते हैं, है ना, गेज लेंथ। तो वो 60 mm दे रखी है आपको, ठीक है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड। फाइनल लेंथ 80, है ना, लेंथ फाइनल लेंथ LF 80 mm। फाइनल डायमीटर, तो जब टेंसाइल टेस्ट में इसका फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है ना। तो पहले डायमीटर 12 था, अब डायमीटर कितना हो गया फाइनली? 7 मिलीमीटर, मतलब डायमीटर उसका रिड्यूस हो गया। पहले 12 था, अब 7 हो गया, यानी 5 मिलीमीटर रिड्यूस हो गया, करेक्ट। अच्छा, ये आपने किया होगा ना इस तरह का टेस्ट? कौन सी लैब है वो? हमारी मटेरियल साइंस लैब में गए ना आप लोग?
मटेरियल यूटीएम पे सर। हाँ, यूटीएम पे आपने इस तरह के टेस्ट किए हैं, सर तो वहां पे आपने फोर्स लगाया, तो उस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे बता रहे हैं, यील्ड लोड है ना, यील्ड लोड, तो इसको कह सकते हो आप सिग्मा वाई। ये कितना दिया, 3.4 किलो न्यूटन, यानी कि आप बोल सकते हैं 3400 न्यूटन। ठीक है, अल्टीमेट लोड दिया हुआ है सिग्मा यू, कितना हो गया, 6100 न्यूटन, है ना। ये सारी बातें तो दे रखी है ना, टेंसाइल टेस्ट की। अब वो कैलकुलेट हमसे करवा रहा है, यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करा रहा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया और परसेंटेज इलोंगेशन, ये चार चीजें हमसे कैलकुलेट करा रहा है। तो बड़ा आसान है, कितने लोग कर सकते हैं? क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। सर कर सकते हैं इसको। हाँ, मेरे ख्याल से सब लोग कर लेंगे इसको, इसमें कुछ है ही नहीं, डिवीजन करना है बस, फोर्स फॉर्मूला बेस्ड है सारा। तो जैसे यील्ड स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना। यील्ड स्ट्रेस को निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना है हमारा, फोर्स दिया हुआ है इसमें, यील्ड लोड, यील्ड लोड ही तो फोर्स है। 3.4 हाँ, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3.4 किलोमीटर 3400, है ना। एरिया कितना है बताओ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना पाई आर लोगे, स्क्वायर होगा सर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितनी लोगे बताओ, 12 लोगे या 7 लोगे? 12 लेंगे। 12 लेंगे, है ना। चलो 12 स्क्वायर कर दिया, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो गया। कितना आ रहा है, सॉल्व कर दीजिए। हाउ मच इट इज कमिंग, और यूनिट के साथ बताइए। कैलकुलेटर्स हैं आपके पास? कैलकुलेशन आप ना मोबाइल से मत किया करो, उस कैलकुलेटर से ही किया करो, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर बेस्ड ही करना है ना। 30.06 30.06 मेगा यूनिट पास्कल, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल, ठीक है ना? चलिए, अब आप ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस निकालिए अपने आप, सेम तरीका, वही फोर्स अपॉन एरिया करिए, है ना। तो यहाँ पे अब अल्टीमेट फोर्स कितना है, 6100, है ना, डिवाइडेड बाई पाई बाय 4, एरिया वही रहेगा 12 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है। What is the answer for the ultimate stress? 53.93। करेक्ट, है ना, 53.993। तो लगभग आप 54 मेगापास्कल बोल सकते हैं ना, 53.993, इट इज अप्रोक्सीमेटली 54 मेगापास्कल, और इसको आप बोल सकते हैं 30.1 मेगापास्कल अप्रोक्सीमेटली। सर एक क्वेश्चन, एक डाउट बता दीजिएगा। हाँ बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि हम लोग जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कर रहे हैं, उसमें हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग को जबकि ट्रू करना चाहिए ना। कौन ट्रू, यदि इसमें ये पूछा जाता क्वेश्चन में, कैलकुलेट जो लिखा हुआ है नीचे, है ना। सर हम वैसे जनरली पूछ रहे हैं कि हम लोग को करना तो ट्रू चाहिए ना सर। इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमेशा वही एरिया लेते हैं ओरिजिनल वाला, लेकिन ट्रू स्ट्रेस में जो एरिया एट इंस्टेंट पे लेते हैं, तो नहीं हर इंस्टेंट में हम लोग को ऐसा पता नहीं है। चलेगा ना देखो, स्ट्रेस जब भी क्या हमें ट्रू वैल्यू की है। कैलकुलेशन करनी होगी ना, तो क्वेश्चन में आपको ट्रू वर्ड आएगा लिखा हुआ, है ना, कैलकुलेट दी ट्रू स्ट्रेस, है ना। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यील्ड स्ट्रेस, है ना। यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, कहीं पे ट्रू वर्ड तो आया ही नहीं। यदि आपका ट्रू स्ट्रेस होता तब आप उसमें रिड्यूस्ड एरिया ले लेते, है ना। तो आप यही अपने मन से आप ऐसे मत चलाइए, जैसा क्वेश्चन में जो पूछा है वही कैलकुलेट करना है। सर हाँ
सर तो प्लीज सर एक बार ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में अंतर बता दीजिए सर। ट्रू स्ट्रेस में और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में। ट्रू स्ट्रेस में एरिया कौन वो लेता है जिसमें चेंज होता रहता है, चेंज हाँ, एरिया जैसे जैसे देखो यहाँ दो एरिया है ना, एक तो 12 मिलीमीटर डायमीटर है शुरू में, और बाद में Yes, कितना sir. डायमीटर हो गया है 7 मिलीमीटर। तो पहले वाला एरिया जो है वो तो है π/4 12 स्क्वायर, है ना, और जो बाद वाला एरिया है वो है π/4 7 स्क्वायर, है ना। दो एरिया हैं आपके पास। तो जब हम इस एरिया के बेस पे स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे और जब हम रिड्यूस्ड एरिया के बेस पे स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो दोनों वैल्यू फर्क आएंगी ना, सेम थोड़ी आएंगी। अच्छा तो जब हम रिड्यूस्ड एरिया के बेस पे स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, ट्रू स्ट्रेस कहते हैं। यानी सर लोड लगने के बाद जो एरिया हो जाता है वो उस पे जो स्ट्रेस लगेगी वो ट्रू स्ट्रेस होगी। हाँ, रिड्यूस्ड एरिया पे जो स्ट्रेस है वो, जैसे आपने वो ग्राफ देखा होगा ना, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन वाला जो ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, तो उसमें क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए पहले तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, उसके बाद आपको यील्ड पॉइंट फिर मिलता है, यील्डिंग हो जाती है और फिर सर फिर ये फ्रैक्चर। एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये इस वाले एरिया पे है, मतलब एक्चुअल एरिया पे रहता है ये ग्राफ। यदि आप इस वाले एरिया के हिसाब से ग्राफ देखेंगे तो फिर वो ग्राफ यहाँ पे कुछ ऐसे चला जाता है। ये आपने देखा होगा दो तरह से ग्राफ दिखाया जाता है ना। तो इस ग्राफ की भी आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो और बेटर रहेगा, है ना। तो चलिए, हमने दो चीजें निकाल ली, 54 और ये। अब हमारा एक पॉइंट है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। ये तो बहुत आसान है, कौन बताएगा इसको, आप ही बताइए, जिन्होंने ट्रू स्ट्रेस पूछा है। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया बताइए कैसे निकालेंगे। उससे जो डायमीटर चेंज है उसके हिसाब से सब निकाल लेंगे, ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ओरिजिनल। फाइनल माइनस इनिशियल है, यस हाँ, इसको थोड़ा उल्टा कर दीजिए, इनिशियल माइनस, हाँ यस इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन ओरिजिनल, इनिशियल माइनस फाइनल कम फाइनल हो रहा अपॉन इनिशियल होता है सर। यस हाँ, क्योंकि इनिशियल ज्यादा है ना यहाँ पे, 200 तो ए आई Yes, sir, माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए आई, है ना। और ये आपका ए आई है, ये आपका ए एफ है। तो आप इनको बस वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा उसको आप कर सकते हैं, है ना। आंसर मेरे पास है, इट इज कमिंग 5%, कितना आ रहा है, 55%. 6.6% कुछ आ रहा है ना, देख लेना, 0.66 के आसपास कुछ वैल्यू इसकी आ रही है। इंटू 100 कर दोगे इसमें तो परसेंटेज में हो जाएगा, है ना। इंटू 100 भी करना पड़ेगा तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। अब आते हैं परसेंटेज इलोंगेशन। तो परसेंटेज इलोंगेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। सर इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। नहीं, अब इसमें फाइनल लेंथ ज्यादा है तो इसमें फाइनल लेंथ पहले आएगी, है ना। टेंसाइल टेस्ट में लेंथ एक्सपांड हो गई ना, तो फाइनल लेंथ इज मोर देन द इनिशियल लेंथ। सर डायमीटर के हिसाब से गॉस लेंथ निकाल लेंगे, फॉर्मूला होता है ना सर। एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाई क्या करोगे, एल आई होगा एल आई, एल आई, है ना। एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाई एल आई। तो क्या ये चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं। ये No, 12 sir. मिलीमीटर कौन सी लेंथ है, एल एफ है एल एल आई आई है, एल आई एल आई एल आई एल आई है ना, तो ये एल आई हो जाएगा आपका। और एल एफ आपका कितना है, फाइनल लेंथ ये लिखा हुआ है 80 मिलीमीटर, है ना। तो अब 80 माइनस कितना हो जाएगा 12, नहीं ये तो डायमीटर है ना, ये लेंथ नहीं है। पुरानी लेंथ 60 मिलीमीटर है, तो सर 80 60 mm है सर। हाँ 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई इनिशियल 60, तो 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 60 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 33%. 33.3। 33.33. हाँ बिल्कुल सही है ना, यही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 33.3%, हमने ये भी निकाल लिया। गुड, है ना। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हल्का सा मैंने टेंसाइल टेस्ट को रिवाइज करा दिया आपको, है ना, हल्का सा, कि कैसे रिडक्शन एरिया, स्ट्रेस, अल्टीमेट है, ये सब कुछ आप कर चुके हैं, आना चाहिए, मशीन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना टाइम है अब हमारे पास, एक और क्वेश्चन कर लें। हो गया टाइम है, 12:01 हो चुका है। सो मैं अब मीटिंग स्टॉप शेयर करता हूँ। कोई आपकी थैंक क्वेरी यू सर। कोई क्वेरी हो तो जरा पूछ लीजिए जल्दी से।
और यदि क्वेरी नहीं है तो फिर नो बोल दीजिए, सो दैट आई विल स्टॉप, है ना? नो सर, नो क्वेरी। ओके, थैंक यू। मैं इसको जो है क्लोज करता हूँ। Okay, thank you very much.